हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपने लाइव क्लास में जुड़ने वाले हैं। जैसा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाया हूं। हो सकता है कि शाम तक मैं आपसे लाइव क्लास में जुड़ूं। आपके एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से फिर से आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनमें बातें थोड़ा सा कम होंगी, तो मैं चीज़ों को कम समय में बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसा कि आपके यूपी पुलिस में 2 प्रश्न अगली बार फरवरी में दिखे थे, तो उनको ही देखते नज़र हम फिर लेकर आए हैं आपको जनगणना के टॉपिक, जिनमें हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जनगणना के कोई भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से बाहर ना जाए। ये उम्मीद करेंगे कि आपके जो भी वो 5 नंबर आने वाले हैं वो कहीं न कहीं बाहर ना जाए। उन्हें देखते हुए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। ऐसे ही हम सिलेबस को देखते हुए हर उस टॉपिक को कराएँगे जहाँ से प्रश्न वो ज्यादातर पूछा है, चाहे 2018 का हो, चाहे वो 19 का हो, चाहे 2000 आप लोग अभी 23-24 वाला देखे होंगे। इन प्रत्येक में जितने भी प्रश्न आए होंगे हम आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और थोड़ी सी समझदारी सभी बच्चे दिखाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, भारत की जनगणना 2011 की चर्चा आज हम करेंगे। तो 11 की चर्चा में हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि 2011 की जो जनगणना थी और जो 2000 आपकी कहीं ना कहीं 21 की जनगणना, अभी डिजिटल जनगणना कराई गई है, सभी मुद्दों को हम देखेंगे। आप लोग क्लास में बने रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं 2 प्रश्न आपके निकल के आए थे। इस बार हो सकता है प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए, बट प्रयास आप ये करेंगे कि इस टॉपिक से इग्नोर ना करें, कंटिन्यू बने रहें। आपको 5 नंबर ये टॉपिक अवश्य ही देकर जाएगा। भारत की जनगणना, जनगणना का अगर ऐतिहासिक तथ्यों की हम चर्चा करते हैं तो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने का उद्देश्य, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 1749 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले जनगणना कराने वाला कौन सा देश था? तो स्वीडन एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ जनगणना कराया था। तो स्वीडन देश आपका जनगणना कराने वाले देशों की सूचियों में आता है। स्वीडन आपका पहला था जो विश्व में जनगणना कराया था। और एक चीज याद करके रखिएगा, उसको आधुनिक विश्व की अगर हम बात करते हैं तो वो चर्चाएं आपकी, इनको भी याद करके रखिएगा। ये तो विश्व लेवल की हम चर्चा कर दिए हैं। अब चलते हैं हम 10 की जनगणना की शुरुआत करते हैं कि 10 की जनगणना का श्रेय अगर हम बात करें, जैसे कि आधुनिक जनगणना की अगर हम बात करते हैं अमेरिका को श्रेय जाता है, ऐसी 10 की जनगणना की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 10 की जनगणना आपकी कब हुई? तो 1790 में हुई थी और इसका श्रेय जाता है अमेरिका को। पॉइंट बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा याद करके रखिएगा। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? आपको पता होगा 1872 का टाइमिंग चल रहा है, ये अंग्रेजों की टाइमिंग आपकी चल रही है, जिसमें लॉर्ड मेयो का शासनकाल आपका होगा। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना कराई जाती है, बट ये जनगणना कहीं ना कहीं अंग्रेजों की काल के 1872 में। अगर प्रश्न निकल कर आता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कहाँ कहाँ कराया गया था, तो भारत में जनगणना कराने वाले कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में शुरू होता है। लॉर्ड मेयो का शासनकाल होगा और प्रथम बार भारत की जनगणना 1872 में कराई जाएगी। 1800 अगर हम 81 की बात करते हैं तो यह नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न निकल कर आते हैं कि नियमित जनगणना का श्रेय किसको जाता है? तो याद करके 2 चीजें मैं पुनः फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज तो आप याद करके रखेंगे, अगर प्रश्न में ये निकल कर आता है कि कौन इसको कराया था, तो इनमें 2 चीजें आप अवश्य याद करके रखेंगे। पहली चीज आपकी क्या है, उसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हम देखने वाले। पहली चीज अगर बातें करें, 1872 की यह जनगणना की केवल शुरुआत हुई थी। अब 1881 की बात करती है, नियमित जनगणना थी। शुरुआत तो मेयो को बोला जाता है, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना का श्रेय जाता है। अब देखते हैं, जब हम लोग आजाद हो गए हैं, आजादी के बाद भारत की जनगणना चर्चा करते हैं। हम अभी आपको 4 डाटा दिए हैं, मैं पुनः एक बार बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम नजदीक है, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, थोड़ी सी समझदारी तो दिखानी। पहला चीज, आधुनिक विश्व में जनगणना की बात करता है तो स्वीडन है। दूसरी चीज अगर देखते हैं 10 की जनगणना की अगर बात करता है तब तो अमेरिका होगा। भारत में जनगणना शुरू करने का अगर देखते हैं कब शुरू हुआ, तब तो वह डेट 1872 को होगी, लॉर्ड मेयो का शासनकाल होगा। बट अगर पूछता है कि भारत में अगर हम देखते हैं भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हो गई, भारत में नियमित जनगणना जो आपकी शुरू हुई 1881 में भारत की नियमित जनगणना शुरू हुई है। स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका होगा, स्वतंत्र भारत की जनगणना की अगर बात करते हैं 1951 में, और ये आपके आर्य गोपाल स्वामी कहीं ना कहीं होंगे, इन्हीं के समकालीन कराई गई थी, याद करके रखना है।
यही उस समय जनगणना आयुक्त थे। तो याद करके रखना है, आजादी के बाद जनगणना जो आपकी कराई गई 1951 में, और उस समय जनगणना के जो मुख्य व्यक्ति थे जिनको बोला जाता है जनगणना आयुक्त बोला जाता है, उस समय थे आर्य गोपाल स्वामी। क्लियर होगा? जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ तक के डाटा आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, जनगणना के टर्म को हम कवर करते रहते हैं कि क्या अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर समझदारी दिखाइएगा कि अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या निकल के आने वाला है। तो पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी समझदारी, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिन होता है। अगर कभी प्रश्न आपके निकल के आते हैं, जनगणना पूरा कराने का श्रेय अगर हम लोग देखते हैं तो किसको जाता है, तो थोड़ी सी समझदारी तो आप लोग दिखाएंगे ही कि जो हमारे गृह मंत्रालय होता है, जो अमित शाह जी को दिया गया है, वहीं से कहीं ना कहीं जनगणना का श्रेय आपका जाता है। जनगणना उन्हीं के द्वारा कराई जाएगी, उन्हीं के कार्यालय मंत्रालय के द्वारा कराई जाएगी, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। अगर पूछता है जनगणना आयुक्त, जो जनगणना होती है उसके उच्च अधिकारी को क्या बोलते हैं, जनगणना आयुक्त होते हैं। बट राज्य स्तर पर इनके अधिकारियों का क्रम चेंज होता है, जो कहीं ना कहीं संविधान में मैं वर्णन करूंगा। आज तो मैं जनगणना का डाटा आपको देने आया हूँ। संविधान में हम राज्य स्तरीय प्रकार की प्रक्रियाओं को भी देखेंगे कि राज्य स्तर में जनगणना के कौन कौन अधिकारी किस जगह कौन सा अधिकारी कार्यरत होता है। तो इनमें हम देखते हैं, अब आप लोग एक नया टॉपिक पकड़े फिर से कि जनगणना कहीं ना कहीं देश में कराने का अधिकार जो होता है गृह मंत्रालय को दे दिया गया है। और अगर देखते हैं केंद्र लेवल पर अगर जनगणना का सबसे बड़े अधिकारी की बात करते हैं, तो याद करके रखना है जनगणना आयुक्त जो होता है मुख्य अधिकारी होता है। अब हम आगे अपने टॉपिक पर जो 2011 जनगणना की हम चर्चा करेंगे। 2011 की जनगणना का अगर देखते हैं, भारत की 15वीं जनगणना थी। आईएमपी टॉपिक है, थोड़ा सा समझदारी सभी बच्चे दिखाएंगे, ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। भारत की जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना के नाम से जानी जाती है। और स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं, जब हम लोग आजाद हो गए तो स्वतंत्र भारत की कहीं ना कहीं ये 7वीं जनगणना के नाम से जानी जाएगी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। मैं दो डाटा पुनः आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम में आपके निकल आएंगे। अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर अगर वर्तमान तक की चर्चा हम करते हैं लाल, तो याद करके रखना अभी तक 15 जनगणना हो चुकी है, 2011 तक की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर हम लोग देखते हैं केवल भारतीयों ने कितना कराया है, तो थोड़ी समझदारी, भारतीयों के द्वारा कराया गया अभी जनगणना जो 2011 की वो 7वीं जनगणना के अंतर्गत आता है। 2011 जनगणना का शुभांकर अगर हम बात करते हैं कि कौन टीचर थी जिनके द्वारा इनका शुभांकर किया गया है, तो मास्कोट प्रंगड़ जो आपके थे, कहीं ना कहीं ये एक शिक्षिका थी। इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं जनगणना को शुरू किया गया। तथा जनगणना को अगर पूछा जाता है, शुभांकर मतलब होता है जैसे कोई चीज शुरू जब की जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है, फ्लैग होस्टिंग करता है, ये सब सारी चीजें की जाती है। जैसे ओलंपिक कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, वैसे यहाँ पर जनगणना का शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति का श्रेय जाता है कि यह व्यक्ति थे, शुभांकर थे, इन्होंने शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षिका थी जिनका नाम था आपका मास्काट प्रंगड़, उनका नाम था। इसका आदर्श वाक्य देखते 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो थोड़ी सी समझदारी, जल्दबाजी तो नहीं दिखाना है। हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये याद करके रखना है। 2011 की जनगणना का शुभांकर जो आपका था, उनके द्वारा आदर्श वाक्य बोले गए थे, वो वाक्य थे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो याद करके रखना है। ये कहीं ना कहीं जो आपकी थी एक शिक्षिका थी, इनको याद कर रखना। थोड़ा सा टाइपिंग में स्प्रिंट है, थोड़ी सी समझ। 2011 जनगणना के समय जनगणना आयुक्त, अब देखते हैं हमें 11 की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। तो 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था डॉक्टर आपकी चंद्रमौली जी थे। तो उनको याद करके रखा। 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था डॉक्टर आपकी सी चंद्रमौली जी थे। 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये समझ, थोड़ा सा समझदारी, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं जनगणना जब आपकी होती है तो इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न मतलब होता है कि क्या क्या डाटा एक व्यक्ति से ले लिया जाए, जिससे भारत की हम कहीं ना कहीं उसके अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सबकी चर्चाएं हम कर सके। तो एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं 29 ऐसे प्रश्न किए जा रहे थे, जिससे हम कहीं ना कहीं जनगणना का आंकड़ा निकाल सके कि जनगणना की 2001, 2011, 2021 में क्या परिवर्तन हुआ है। तो उन 29 विषयों पर हम चर्चा कर रहे, तो 29 विषयों की जांच की जा रही थी कि पहले की अपेक्षा इनमें क्या परिवर्तन आया। तो याद करके आपको ज्यादा प्रश्न नहीं। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं, जनगणना आयुक्त जो आपके मेन व्यक्ति थे उनका नाम था चंद्रमौली जी थे।
और यहाँ आप देखते हो उस समय प्रश्न टोटल कितने थे, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये थोड़ा सा आप लोग याद करके रखेंगे कि 29 प्रश्न कहीं ना कहीं इसमें पूछे गए थे। जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ तक के डाटा आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलते हम थोड़ा सा और आगे की डाटा की चर्चा करते हैं। थोड़ी सी समझदारी और प्रश्न को देखते रहना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकले थे। थोड़ी समझ 2021 की हम बात करें, 2021 जो आपका 21 में जनगणना जो डिजिटल जनगणना कराई गई है, 16वीं जनगणना। और इसके पहले चीज तो आप याद करेंगे, जनगणना जो आपकी थी कौन सी नंबर की थी, यह 16वीं जनगणना थी। तो एक तो आप याद कर लेंगे 16वीं जनगणना के अंतर्गत थी, और दूसरी चीज याद करके रखेंगे, अगर जनगणना के हम आयुक्त की बात करते हैं तो श्री विवेक जोशी जो थे, 2021 की जनगणना का पूरी जिम्मेदारी विवेक जोशी जी को दिया गया था। विवेक जोशी जो थे वो कहीं ना कहीं 2021 की जनगणना जो 16वीं जनगणना के अंतर्गत जानी जाएगी भारत में, तो कहीं ना कहीं उसके पूरा कार्यभार इन्हीं को दे दिया गया था। आदर्श वाक्य 2021 डिजिटल जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, जन भागीदारी से ही जन कल्याण होगा। ये उसके आदर्श वाक्य थे। पेपर में बनने वाले प्रश्न याद करके रखना है, आदर्श वाक्य कहीं ना कहीं ये था। 2021 के अगर विषय की बात करें, जैसे हम देखिए 2011 की जनगणना में विषय की चर्चा करते तो 29 विषय थे, मतलब एक व्यक्ति से 29 चीजें पूछकर हम जनगणना के साक्ष्यों को देखेंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या परिवर्तन है। वैसे कहीं ना कहीं 2021 की जनगणना में हम प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या तात्पर्य यह है कि पीपीटी आपकी पुरानी होगी, पूछे जा चुके हैं, डिजिटल जनगणनाएं हमारी हो चुकी हैं। तो आगे थोड़ा चलते हैं, वो आप थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर दिखाएंगे। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, तो याद करके रखिएगा ये डिजिटल जनगणना होगी नहीं, ये डिजिटल जनगणना हो चुकी है, इसके डाटा भी आपके आ चुके हैं। तो थोड़ी सी समझदारी सभी बच्चे दिखाते रहेंगे। यहाँ से प्रश्न अति आवश्यक, जैसे आप लोग पेपर से उठेंगे हम आपको यहाँ से प्रश्न दिखाने का प्रयास करेंगे, अति आवश्यक प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। 2011 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, मैं आपको बता दिया हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का अगर हम बात करते हैं तो कुल जनसंख्या जो आपकी थी कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर अरबों में आपकी थी। तो टोटल याद करके रखना है, टोटल जनसंख्या जो आपकी थी कहीं ना कहीं 121,8 और 54,977, ये आपकी टोटल जनगणना थी जो अरबों में थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का अगर टोटल विश्व की जनसंख्या हम निकाले तो उन विश्व वालों में केवल ना केवल हमारा जो परसेंटेज है, हम पूरे विश्व का कहीं ना कहीं 17.5% भारत में ही लोग निवास कर रहे वर्तमान में। जैसा कि आपको पता होगा अब विश्व में हम पहले नंबर पर जनसंख्या के आंकड़े में आ चुके हैं, चाइना को हम पछाड़ दिए हैं। कोरोना काल जैसे ही आपका आया है, व्यक्तियों ने यहाँ पर जनसंख्या पर विशेष जोर दिया है और कहीं ना कहीं जनसंख्या यहाँ पर आपकी बड़ी है। अब वर्तमान में हम लोग विश्व में जनसंख्या के पहले नंबर पर आ चुके हैं। 2001 से 2011 की अगर जनगणना की बात करते हैं तो थोड़ी समझदारी, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न 2011 की जनगणना से ही आने वाले हैं। तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनगणना का दशकीय वृद्धि अगर देखते हैं, 10 सालों में वृद्धि जो आपकी थी 2001 से लेकर 2000 यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं 2011 तक 10 सालों में जनसंख्या में जो परसेंटेज परिवर्तन हो 17.7% परिवर्तन आया है। बट अगर कोई बोलता है कि पुरुषों की बात करिए तो पुरुष का जो जनसंख्या था वो 51 आपका 47%। महिलाएं जो आपकी 2001 से 2011 में उनका परसेंटेज जो बढ़ा है वो 48.53%, 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इसको भी थोड़ा सा आप डाटा को याद करके रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे, हम सिलेबस को ही देखते हुए नो ही कोई बकवास यहाँ करने हम नहीं आए हैं, हम सिलेबस पर ही वार करने आए हैं। यहाँ से प्रश्न दिखाएंगे आपको। 23 तारीख को मैं 12:30 बजे ऑनलाइन होकर आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आपके थे। 1911 से अगर हम देखते हैं 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिसका कारण 1921 के महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड के नाम से था। हम समझाना चाह रहे हैं क्या ही बोलना चाह बोला 2000 अगर हम 11 की बात करते हैं और यहाँ पर 1900 अगर हम 11 की बात करते हैं और यहाँ पर 1900 अगर हम 21 की बात करते हैं, तो इस दौर में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ती नहीं थी, जनसंख्या कहीं ना कहीं घट जाती थी। जो अभी हम लोग देख रहे हैं 2001 से 2011 की भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उस समय जनसंख्या में कहीं ना कहीं कमी होती थी भारत में। उस समय
तो 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी और ये भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। तो आपसे अगर कभी प्रश्न निकल कर आते हैं तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे कि भारत की जनगणना का वो कौन सा टर्म था जब भारत की जनगणना कहीं ना कहीं घटी थी। तो आपका जो 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या परसेंटेज में कम हुई थी। वर्तमान में तो हम लोग बहुत तेजी जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो जनसंख्या कहीं ना कहीं हमारी बढ़ चुकी है। तो इन पर थोड़ा सा सभी गौर करेंगे बच्चे। ठीक, हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस कारण अगर देखते हो 1921 को महान विभाजक वर्ष माना गया। विभाजक वर्ष मतलब यह है जनसंख्या का आधार वर्ष। अगर कभी आपसे पूछता है कि जनसंख्या का आधार वर्ष क्या होगा, तो आधार वर्ष का तात्पर्य है जनसंख्या कभी काउंटिंग अगर हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसी को विभाजक वर्ष मान के रखेंगे। यही एक ऐसा समय आया होगा जनसंख्या बढ़ते बढ़ते पुनः घटी होगी, तो उसी को हम आधार मानकर अपनी जनसंख्या को काउंट करेंगे। कभी अगर पूछता है महान विभाजक वर्ष क्या है, तो 1921 आप डाटा देकर चलेंगे। ईयर्स ऑफ ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा भी इसको दिया गया है। पूछता है वो कौन सा वर्ष है जिसे ईयर्स ऑफ ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा दी गई है, तो 1921 आप नाम देकर आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा हम और आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या अकेले अगर देखते हैं, गांव को हम छोड़ दे, शहर की जनसंख्या जो आपकी थी 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी थी वो 68.8% थी। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी समझदारी आप लगाएंगे। मैं सब में ही स्टार पहले से लगा के लाया हूं। एक भी प्रश्न यहाँ से फालतू प्रश्न में काउंटिंग नहीं करोगे, सब प्रश्न एग्जाम में आए हैं और आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे इनमें। चलते हैं, अब हम वो डाटा देना शुरू करते हैं जो डाटा आपके एग्जाम में आएगा। अभी तो हम ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा कर रहे थे कि ऐतिहासिक तथ्य इनका क्या है। तो इनमें अगर हम देखते हैं राज्य और उधर हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये आपका राज्य हो जाएगा। इनमें हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या और उनमें हम देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है। यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही से ही प्रश्न आपके निकल आएंगे। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर लेते हैं उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आएगी, वो भी ऊपर से दूसरे नंबर पर। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो आपकी मिजोरम होगी सबसे नीचे। मिजोरम से थोड़ा उठकर अगर कोई है, एक सेकंड, सबसे नीचे आपका सिक्किम होगा। और सिक्किम से अगर देखते हैं थोड़ा बढ़कर नीचे से अगर देखते हैं तो मिजोरम आपका दूसरा नंबर लेगी। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की होगी। तो इसको भी थोड़ा सा आप नोट करके रखेंगे कि यहाँ पर क्या है। केंद्र शासित अगर प्रदेशों की बात करते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा और सबसे कम है, तो उनकी भी चर्चाएं हम करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है। जबकि हमारा न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको आप नोट करके रखोगे। नोट करने का समय ना हो, बार बार वीडियो को देखते रहोगे, जिससे एक बार अगर सामने ये पड़ता है तो पुनः तुम इसको कर पाओ। ये उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपको हम दिखाएंगे। वो दो प्रश्न कहाँ से रहेंगे, प्रयास रहेगा कि हम यही और इसी वीडियो से पूरा पूरा प्रश्न हम बनाएंगे। अब चलते हम 10 की वृद्धि की बात करते हैं। 10 सालों में अगर देखिए कौन कौन से ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर 10 सालों में जनसंख्या बहुत तेज बढ़ी है और 10 सालों में जनसंख्या बहुत ही कम बढ़ी है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेघालय वालों ने किया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मेघालय 27.9% कहीं ना कहीं 10 की वृद्धि किया है। अरुणाचल प्रदेश 26% की वृद्धि के अंतर्गत आएगा। जबकि हम न्यूनतम की अगर बात करते हैं, न्यूनतम में नागालैंड होगा जो माइनस में 0.6%, माइनस में 0.6% नागालैंड की होगी। तो इनमें भी थोड़ा सा आप याद करके रखेंगे, नागालैंड का पॉइंट है। केंद्र शासित प्रदेशों की भी हम चर्चाएं जरूर करेंगे। 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों में कहां पर 10 सालों में परिवर्तन ज्यादा है, तो थोड़ी सी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि अगर देखते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है तो दादर और नागर हवेली में बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं 55.9% की दर पर यह 10 सालों में बढ़ी है।
और अगर न्यूनतम देखते हैं जहां पर 10 की वृद्धि बहुत ही कम प्रभावित किया है, तो लक्षद्वीप आपका है, जो कहीं ना कहीं 6.3% ये 10 की वृद्धि है, वो भी न्यूनतम के रूप। जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग को यह डाटा समझ में आ रहे होंगे। इस डाटा को आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। नोट नहीं कर पा रहे हो तो शांत माइंड से सुनने का प्रयास करोगे, जिससे एग्जाम में दिखते हैं तो आप डाटा को समझ पाओ क्या क्या यह पॉइंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हैं और आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो हम प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से लगभग सारी चीजें आपका रिवीजन हम करा दे, जिनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। आप केवल वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं। अब चलते हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? अगर किसी क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई 1-1 किलोमीटर अगर हम ले लेते हैं, तो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर अगर हम चौड़ाई ले लेते हैं, उसमें कितने लोग निवास करते हैं, उनको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 1 किलोमीटर में औसतन कितना भीड़ है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व किन किन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो याद करके रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है, जहां पर अगर लोगों की बात करते हैं 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में लोग अगर देखें तो 1106 लोग जो आपके हैं 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में निवास करते हैं। तो बिहार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, ये जनसंख्या के आंकड़े में सबसे ऊपर से है। न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के एरिया में लंबाई चौड़ाई में 1 वर्ग किलोमीटर में जो निवास करते हैं वह मात्र 17 लोग। और मिजोरम की अगर हम बात करते हैं, मिजोरम में 52 लोग 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में व्यक्ति इतना निवास करते हैं। ये आपका जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा हुआ। हम यहाँ तक नहीं, हम केंद्र शासित प्रदेशों की भी चर्चाएं करते हुए चलेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में ये आंकड़ा हमारा केंद्र शासित प्रदेश में क्या चल रहा है, तो थोड़ी सी समझदारी। केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश का आंकड़ा क्या है, तो इन पर थोड़ा सा गौर करिएगा। सबसे ज्यादा दिल्ली में निवास करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे दिल्ली में जनसंख्या जो आपकी है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 11 आपका यहाँ पर जो दिया है, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, इतना जनसंख्या निवास नहीं करेंगे। या कहीं ना कहीं 1320 लोग कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। जबकि न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं अंडमान निकोबार में, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 1 वर्ग किलोमीटर में 46 लोग ही निवास करते हैं। ये डाटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कहीं ना कहीं 2 से 3 पेपर में बैठ चुके होंगे समझ रहे होंगे इस डाटा का कितना ही महत्व है। अब हम लिंगानुपात की चर्चा करते, एकदम इंपॉर्टेंट टाइप की बात करेंगे, कोई बकवास नहीं, केवल पढ़ाएंगे बस। लिंगानुपात की अगर बात करते, पहले लिंगानुपात क्या होता है पहले आप उसको समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 1000 अगर लोगों को हम 1000 पुरुष को ले लेते हैं, उनमें अगर स्त्रियों की संख्या हम देखते हैं तो उनकी अपेक्षा देख लेते हैं। स्त्रियां अगर 1000 के ऊपर चली जाती, लिंगानुपात का मान स्त्रियों का ज्यादा होगा, और 1000 के नीचे चली जाए स्त्रियां वहां पर कम कहलाएंगी। तो देखते हैं कौन सा राज्य ऐसा जहां लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। केंद्र शासित में क्या है, पूरे डाटा की बात करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे लिंगानुपात की, चर्चा करेंगे। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात बोलते हैं। तो याद करके रखना है, लिंगानुपात हम इस बेस पर निकाल लेंगे। राज्यों की चर्चा करते हैं, आपके एग्जाम का डाटा यही है जो लाल जो मैं अब कराने वाला हूं, तो याद करके रखना है। राज्य में अगर देखते हैं तो केरला जो आपका है सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पर है। मतलब देख रहे हो केरला के लोग थोड़ा सा जागरूक टाइप के हैं लिंगानुपात के, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1084 है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु जो आपका है 996 लिंगानुपात इनका है। मतलब कहीं ना कहीं केरला का लिंगानुपात बहुत ही अच्छा है। और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा वाले का न्यूनतम लिंगानुपात है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चियों की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है आपको, तो याद करके आप थोड़ा सा रखेंगे कि यह डाटा क्या है। प्रश्न निकल कर आएंगे, थोड़ी सी समझदारी तो आप दिखाएंगे ही, अन्यथा प्रश्न कट जाएंगे।
तो थोड़ी समझदारी सभी बच्चे को दिखाना ही पड़ेगा। आपका एग्जाम नजदीक है, डाटा एकदम सॉलिड सॉलिड देंगे, डाटा को आप कॉपी करते हुए आराम से पेपर में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेशों की हम चर्चाएं कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में क्या आपका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो पुदुचेरी का है 1037, कहीं ना कहीं पुदुचेरी का है। और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो दमन द्वीप का होगा, बहुत ही कम लिंगानुपात यहाँ पर है 618, कहीं ना कहीं लिंगानुपात यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का दिया गया है। तो अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पुरुष जो बच्चे आपके आ रहे हैं, शिशु का लिंगानुपात की बात करते हैं कि शिशु अर्थात कौन कौन से ऐसे हमारे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में लिंगानुपात को हम मेंटेन कर लेंगे। तो वहां पर हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात हमेशा 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, अर्थात जो पैदा हुए हैं और 6 साल के जो बच्चे उन्हीं के बीच की जनसंख्या को हम देखने चल रहे हैं। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं संख्या का अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं वो 919 है। पूरे ऑल ओवर में अगर बात करते हैं तो 900, अगर पूछता है भारत में शिशु का लिंगानुपात क्या है, तो याद करके रखना है आप 919 बताओगे लिंगानुपात। सूत्र की चर्चा आपके पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेपर में मात्र डाटा पूछेगा, अगर निकालने की प्रक्रिया आती है तो आप अवश्य निकाल सकते हो। चलते हम अब बात करते हैं आपके एग्जाम का डाटा कहीं ना कहीं राज्यों से कनेक्टेड होगा। तो राज्यों की चर्चाएं तो हम करेंगे ही कि किस राज्य में इनका डाटा सबसे ज्यादा है, किस राज्य में इनका डाटा सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे 972 दिया है। सेकंड नंबर पर आपका मिजोरम होगा 970। और हरियाणा में अगर चलते हैं देख रहे शिशु लिंगानुपात भी यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं 834 जो आपका है बच्चों की अपेक्षा बच्चियों का आप दिया गया है। पंजाब जो आपका है कहीं ना कहीं 846 के अंतर्गत आपका है। तो याद करके रखिएगा शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा अगर कहीं चल रहा है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे गंदा प्रदर्शन अगर कहीं पर है तो कहीं ना कहीं हरियाणा चल रहा है 834 आपका है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम चर्चा करते हैं अब केंद्र शासित प्रदेशों में, तो अंडमान निकोबार में कहीं ना कहीं 968 जो लिंगानुपात दिया है, बच्चों की अपेक्षा बच्चियों का 968 है। और दिल्ली में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में 871, ये आपकी कहीं ना कहीं न्यूनतम के अंतर्गत आएगी। इनको भी थोड़ी सी अब हम चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको आप साक्षरता नाम देते हैं, तो साक्षरता को भी अब हम देख लेते हैं। साक्षरता से आपके क्या क्या प्रश्न निकल कर आएंगे, तो थोड़ी सी समझदारी अब साक्षरता देखते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सके और उसे लिख पढ़ सके उसे साक्षर बोला जाता है। ये कहीं ना कहीं डाटा मैं आपको इसलिए दिया हूं आप समझ सको साक्षर वास्तव में कौन है। तो पढ़े लिखे अगर कोई बोलता है कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो 7 और उससे अधिक 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सके उसे लिख या पढ़ सके साक्षर कहते हैं। तो याद करके रखिएगा आज के समय में भारत में साक्षरता बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लगभग व्यक्तियों को यह चीजें तो आती हैं, पढ़ने लिखने की चर्चाएं सबको आती हैं। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं आपके निकालने का सूत्र, उस सूत्र पर आप अपने एग्जाम में इसमें ना जाइए, एसएससी में बैठिएगा या तो किसी लोअर पीसीएस के एग्जाम होगा तो उनमें आएगा। आप में केवल ये जो डाटा मैं लिख कर आया बॉक्स में इन डाटा पर आप चर्चा करोगे। राज्य में अगर हम बात करते हैं सबसे पढ़े लिखे लोग, तो इस लगभग सब बच्चों को पता होगा केरला के लोग जो होते हैं सर्वाधिक पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ भी 94% लोग जो हैं बहुत ही पढ़े लिखे हैं। केरला के बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं मिजोरम पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे कम परफॉर्मेंस का अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, दूसरे पर एक सेकेंड यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती किया गया है, कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट है, एक सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देख केरला आपका पहले नंबर पे, मिजोरम दूसरे नंबर पर है। और उसके बाद की अगर हम चर्चा करते हैं तो थोड़ी समझदारी, न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो याद करके रखना न्यूनतम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, और दूसरे वाले में अगर न्यूनतम की हम बात करते हैं तो दूसरे में आपका दादर नागर हवेली होगा।
वो मुझे अरुणाचल प्रदेश दिखा तो मुझे लगा कि ये गलत डाटा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश गलत होगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नागर हवेली आपकी आएगी। न्यूनतम साक्षरता में यहाँ 76 आपके 2% ही ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे की श्रेणी में आते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा और डाटा को अपडेट करते हैं। अब आप रिवीजन के तर्ज पर इन क्लासों से बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मात्र मैं यूपी पुलिस का सिलेबस ही आपको कराऊंगा, अन्यथा और दूसरी चीजें आपकी नहीं रहेंगी। तो थोड़ी सी समझदारी सभी दिखाएंगे, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा है। हम्म, बोर्ड भी चाह रहा है कि पढ़ाइए मत, पढ़ाइए मत, आनंद लेने दीजिए बच्चों को। ऊपर की स्लाइडें नहीं चढ़ रही। यहीं तक है क्या है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस की चीजें होंगी जो आपकी छूटी है, तो थोड़ी सी समझदारी आप लोग दिखाएंगे। क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस है जो आपकी छूटी, कि मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ स्लाइड में जो आपका व्यू करके दिया होगा, तो इनमें दिया होगा कितने पेज इसमें लगाए गए हैं। तो आप थोड़ा सा पेज को, थोड़ी समझदारी पेज को देख लेंगे कि कितने इसमें पेज लगे हैं। 10 नंबर पूरा कंप्लीट है। इनमें जो आपके प्रश्न होंगे मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगा, बट दूसरे वीडियो में वीडियो को थोड़ा मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। इतने डाटा आपको पता होने चाहिए, दूसरे डाटा को मैं दूसरे वीडियो में ले लूंगा। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लग रहा है कि आपको क्लास में वास्तव में ऐसे मटेरियल दिए जा रहे हैं तो सेशन को एक बार शेयर करेंगे और अपने लिए सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे मैं एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम आएगा मैं मात्र सिलेबस कवर कराऊंगा, बाहर की बातें नहीं। व्यू नहीं बढ़ाना है, सिलेक्शन दिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।